मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए नर्सिंग क्यूज का 7वां नंबर का वीडियो लेकर और उम्मीद है कि आप लोग जो भी कंटिन्यू देख रहे हैं देखते रहेंगे। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाला है। ओके, चलिए। तो आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब बेहतर होने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे क्यूज नंबर 7वां का। कहता है क्लिनिकल इन्फेक्शन के बाद उत्पन्न होने वाले इम्यूनिटी क्या कहलाती है। मतलब इन्फेक्शन होने के बाद जो बॉडी में इम्यूनिटी उत्पन्न होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है। ऑप्शन है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो मैं बता दूं, इन्फेक्शन हुआ और आपका बॉडी आपके इन्फेक्शन से बचाव के लिए खुद जो है इम्यूनिटी अगर उत्पन्न करने लगता है तो उसे जो हम लोग कहते हैं वह ऑप्शन नंबर ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के दौरान निम्न में से कौन सा वेस्ट रेड कलर के बिन में डाला जाता है। मतलब जब अस्पताल में कचरे का प्रबंध करते हैं तो लाल कलर के जो डस्टबिन होता है उसमें किस प्रकार के कचरे को डालते हैं। प्लास्टिक मटेरियल, आईवी सेट, ठीक है, बेस्ट शार्प जैसे नुकीला नीडिल, एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट, या नॉन इन्फेक्टियस सबस्टांस जैसे फलों के छिलके। तो मैं बता दूं, लाल कलर के डस्टबिन में आपके जितने भी प्लास्टिक आईवी सेट वगैरह, ठीक है ना, ये सब जो होता है वह सब ए 2 नंबर का जो है आपका ए सही होगा, रेड बिन में यही जाता है। ओके, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे प्रश्न जो दिया गया है बहुत अच्छा प्रश्न है। सेवलॉन है, सेवलॉन क्या है माय डियर। सेवलॉन क्या है? केमिकल डिसइंफेक्ट है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, टाइप ऑफ वैक्सीन है। आपको पता होना चाहिए सेवलॉन आप लोग दुकान पर से भी जो है आप लोग लेते हैं। सेवलॉन जो होता है यह क्या होता है? तो सेवलॉन एक प्रकार का केमिकल डिसइंफेक्ट होता है। क्या होता है? केमिकल डिसइंफेक्ट होता है। समझ गए? आगे चलिए। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। कह रहा है कि डिजीज की किस अवस्था में टर्शियरी प्रिवेंशन की आवश्यकता होती है। टर्शियरी जो कि 3 नंबर का होता है स्तर में। तो कहता है डिजीज मतलब रोग के किस अवस्था में टर्शियरी प्रिवेंशन, तृतीयक जो है रोकथाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बताना है। ऑप्शन ए है कैरी स्टेज में, कैरियर स्टेज में, टर्मिनल स्टेज में, प्रोडर्मल फेज में, इन्फेक्टिव फेज में। तो रोग के ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। टर्मिनल वाला जो होता है, इस टर्मिनल वाला में जो है ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, टर्मिनल में टर्शियरी प्रिवेंशन जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे है 5वां स्कोर है, अच्छा है। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है अपगार स्कोरिंग सिस्टम में, मतलब जो अपगार स्केल है, इस अपगार के स्केल में नियोनेंट का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है। आप लोग अपगार पढ़े होंगे चाइल्ड हेल्थ में, तो आपको पता होना चाहिए कि अपगार में नियोनेंटम का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है। मैक्सिमम 5, 10, 15, 20। तो आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप अपगार में कितना भी चीज़ें को जोड़ लीजिएगा वह जो है आपके 10 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो मैक्सिमम 10 ही होता है। इस्तेमाल कितना अंक होता है? 0, 1 और 2। ठीक है, याद रखिएगा। इसी को जोड़ जोड़ कर 10 तक जो है जा सकता है, उससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, छठा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा है। RBSK का पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, RBSK। अब देखिए इसमें कंफ्यूज कहाँ पे होता है, टोटल आपको जो है RBSK नाम से ही मिलेगा टोटल, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है वो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिए, रूरल बैक्टीरियल साइनोसाइटिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बोन स्वास्थ्य कार्यक्रम, रूरल बाल शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का फुल फॉर्म है। ओके, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। कहता है बच्चों का IVP किस मार्ग से देते हैं। IVP, ठीक है, IVP पूछ रहा है कि किस मार्ग से देते हैं। ठीक है, IM, ID, SC, ओरली। तो जो मैं बता दूं, बच्चों को जो IPV लगता है वह इंट्राडर्मल से लगेगा। ठीक है, बच्चा में ठीक है, इंट्राडर्मल। उसके बाद है 8वां नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। IPV का पूरा नाम क्या है? IPV का यहाँ पे पूरा नाम पूछ दिया है। इंट्रामस्कुलर पोलियो वायरस, IPV,
इन इम्परफोरेंट पोलियो वायरस वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वेनोग्राफी। तो 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। आईपीवी जो होता है, आईपीवी एक इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है। समझ गए? आगे चलिए। आगे है 9वां नंबर का क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि पेटेट सर्जरी के बाद, ठीक है ना, पेटेट सर्जरी के बाद न्यू बॉर्न को कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है, ठीक है ना, पूछ रहा है हमसे। तो पेटेट सर्जरी के बाद कौन से जो है पोजीशन न्यू बॉर्न को दिया जाता है, ठीक है, सुपाइन, फाउलर, प्रोन, टेंडलबर्ग। तो मैं बता दूं कि जब सर्जरी हो जाता है पेटेट सर्जरी, तो न्यू बॉर्न जो नवजात शिशु होता है उसको प्रोन पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोन पोजीशन, ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न है और आधा प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। कहता है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के दौरान बालक में सीरम प्रोटीन लेवल क्या होता है? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का प्रकार है। तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में बालक में सीरम प्रोटीन का जो लेवल है क्या रहता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, घट या बढ़ सकता है, अपरिवर्तित रहता है। तो जैसे ही पायोजेनिक मेनिंजाइटिस आएगा समझ जाइएगा प्रोटीन लेवल बढ़ा रहेगा और यह जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे चलिए। आगे यहाँ पे है अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं, बस आपको देखना है। प्रश्न ये कह रहा है टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या समान से क्या होता है? यहाँ पे पूछ रहा है, 2 कंडीशन आता है, ठीक है। एक कंडीशन रहेगा डाउन सिंड्रोम और एक रहेगा आपका जो है डाउन सिंड्रोम और एक रहेगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होता है उसका संख्या क्या होता है? समान से घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? इसी चीज़ को बताना है। राइट आंसर 1 से अधिक, 2 से अधिक, 1 से कम, ठीक है ना। एक कम होती है, 2 कम होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 1 कम होती है, ठीक है। टर्नर में 1 कम होती है, जबकि यहाँ पे अगर डाउन सिंड्रोम होता तो डाउन सिंड्रोम में 1 अधिक होता है और वह 21 नंबर का होता है, जिसमें 3 होता है 2 के जगह पर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे आपको हर एक रंग के प्रश्न मिलेगा, बस आप डेली आकर देखते रहिए। कहता है 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चों में होने वाले कोलेरा का कारण क्या है? हैजा का क्या कारण होता है कोलेरा होने का? ऑप्शन 4 है, क्लोस्ट्रीडियम कोलेरा, कैंडिडा कोलेरी, पोलियो वायरस, विब्रियो कोलेरा। तो कोलेरा तो विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, आप लोग जानते हैं। और 12 के डी। आगे है ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अंडोत्सर्ग ओवुलेशन मासिक चक्र के किस फेज में होता है? तो मासिक चक्र के किस फेज में? देख लीजिए, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है ना, प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल सेक एंड इंडोमेट्रिक जो है फेज। 4 फेज है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है इसमें आपका अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन शुरू होता है। 14 नंबर का है, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। कहता है रिदम मेथड तथा क्वाइटस इंटरप्ट्स का संबंध है, ठीक है। कह रहा है कि रिदम मेथड और क्वाइटस इंटरप्ट। क्वाइटस क्या होता है आपको मैं बता दूं, क्वाइटस का मतलब है यह आपका, आप लोग पढ़े होंगे गर्भ निरोधन, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़े होंगे। क्वाइटस इंटरप्ट्स होता है कि जैसे ही पुरुष अपना स्खलन करने वाला हो तो वह जो है फीमेल के पार्ट से अपना जो है गुप्तांग निकाल कर बाहर जो है डिस्चार्ज कर देता है और उसी को हम लोग क्वाइटस इंटरप्ट्स कहते हैं। अब बाहर डिस्चार्ज कर देने से क्या होता है कि अंदर में उसका सीमन नहीं जाएगा, जिससे प्रेगनेंसी का खतरा कम रहता है। चीज़ें को समझ गए? तो 14 के सी कंट्रासेप्शन है, बातें को आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। 15 है, वृषण का उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में नहीं उतर पाना क्या कहलाता है? ठीक है, ये होता है कि बच्चा जन्म लेता है तो चूँकि जो उसका स्क्रोटम होता है जहाँ पे उसका अंडकोश जो है रहता है, तो वो अंडा जो उसका टेस्टिज होता है बच्चा का,
वह जन्म से पहले उदर गुहा में रहता है, लेकिन जन्म के बाद धीरे धीरे वह उदर गुहा से नीचे स्क्रोटम में आ जाता है। लेकिन जन्म के बाद भी अगर स्क्रोटम में नहीं उतर रहा है टेस्टिज उदर गुहा से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिप्टोकिडिज्म कहते हैं, ऑर्काइटिस कहते हैं, एजुएस्पर्मिया और हाइपोएस्पेटियासिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्रिप्टोकिडिज्म होता है। इसी में जो है उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टिटनस टॉक्साइड टीटी का पहला टीका लगा था, यानी 4 महीने पर। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप टीटी का टीका के बारे में क्या लेंगे? मतलब वह प्रथम बार जो है 4 महीने पर टीटी का टीका ली थी, अब डायरेक्ट वह 8वें महीने में जांच कराने आई है, तो आप क्या निर्णय लेंगे टीटी के टीका के बारे में? क्या टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, क्या दूसरा टीका लगा देंगे और टीटी का 0.5 ml के जगह पर 1.05 ml टीका लगाएंगे? आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक टीके के लिए बुलाएंगे, क्या इसमें से सत्य होगा? तो राइट आंसर जो होगा मैं बता दूं यहाँ पे आपको, ऑप्शन नंबर बी, टीटी का दूसरा टीका लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कम से कम एक और दूसरे के बीच में 1 मंथ का जो है आपको गैप होनी चाहिए, जो कि आपको एक चौथा महीना पर है और दूसरा 8वां महीना पर देना है, तब तो आराम से आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है माला एन एक पैकेट में आयरन टैबलेट की संख्या कितनी होती है? मतलब यह गर्भ निरोधन के दवाई है, इसको लेने में आपको मैं बता दूं कि माला एन का जो पैकेट गोली है उसमें आयरन का टैबलेट कितना होता है एक माला एन के गोली में? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए है 28, बी है 30, सी है 21 और डी है 7। तो माला एन के अगर एक पैकेट लेते हैं तो उसमें कुल मिला के 7 जो है आयरन का टैबलेट आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। यदि एक कपल 2 बच्चे के बीच अंतर रखना चाहता है तो उसे निम्न में से कौन सा मेथड यूज करने की सलाह दी जाती है? कहने का मतलब है कि 2 कपल है, पति पत्नी, दोनों अपने 2 बच्चों के बीच, मतलब एक हो चुका है, ठीक है, और दूसरा होने के लिए अगर वह अंतर रखना चाहता है 2 साल 4 साल जितना दिन, तो उसके लिए कौन सा मेथड का आप सलाह देंगे? उसके लिए कौन बेहतर होगा? कंडोम या कॉपर टी, कंडोम या भेस्कोटोमी, भेस्कोटोमी या ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी भेस्कोटोमी या कॉपर टी? तो देख लीजिए, इन तीनों में सर्जरी का बात आ गया। भेस्कोटोमी सर्जरी है, भेस्को और ट्यूबक दोनों सर्जरी है, भेस्को सर्जरी है। तो सर्जरी वाला तो एक परमानेंट हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों, कुछ समय, कुछ सालों के लिए चाहता है तो कंडोम और कॉपर टी बेस्ट मेथड है। ओके, नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से डेवलपिंग फीटस के स्थिर तापमान रखने में योगदान देने वाला फ्लूइड है। कह रहा है कि जब भ्रूण गर्भ में विकास वृद्धि कर रहा हो तो उसके तापमान को स्थिर रखने वाला कौन सा फ्लूइड है? वेजिनल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड या फिर जो है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड? मैं आपको बता दूं माय डियर, इसका राइट आंसर जो होगा वह एमनियोटिक फ्लूइड होता है। यह एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस गर्भाशय के पूरे अंदर में भरा होता है और उसके बीच में बच्चा जो है आपका पल रहा होता है, और यह एमनियोटिक फ्लूइड विभिन्न प्रकार के संक्रमण और सूखापन से और जो है यह तापमान को स्थिर रखने में भी मदद करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड खासकर भ्रूण के लिए काफ़ी मददगार होता है। एंड आज का इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है यहाँ पे कि प्रेगनेंसी के दौरान वैजिना की एसिडिटी बढ़ने का क्या कारण है? मतलब गर्भावस्था में जो योनि वैजिना होता है उसका अम्लीयता बढ़ जाता है। इस अम्लीयता बढ़ने का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी के कारण लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की संख्या बढ़ जाती है। वैजिनल वाल के चारों तरफ वेनस ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जो कि इसको एसिडिटी से कोई मतलब नहीं है। बल्कि यूट्रस द्वारा इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर उत्पन्न कर देना, बल्कि यूट्रस मतलब यूट्रस में जो है फैलाव होने से जो आंत है उसको ऊपर की तरफ प्रेशर कर उत्पन्न कर देना, ये भी कोई मतलब नहीं है। बल्कि ऑक्सीजरेट एंटीवर्टेड यूट्रस के ब्लेडर पर प्रेशर डालना, ये सब प्रेशर डालना या ब्लड सप्लाई बढ़ जाना, ये सब जो है आपका भाई एसिडिटी का कोई मतलब नहीं है। एसिडिटी का मतलब यही होगा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका एक्टिविटी के कारण जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है इसकी संख्या बढ़ जाती है। आपको पता है कि दही जो खाते हैं उसमें भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है,
तो उसके कारण ही खट्टा लगता है। तो इसी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की संख्या बढ़ने से भी जो भेजीना है वह एसिडिटी बढ़ जाता है, अम्लीयता बढ़ जाता है। बातें को समझ गए? चलिए, तो ये आज का अपना 20 प्रश्न समाप्त हो गया और आपको इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है सारे नर्सिंग ग्रुप में। डेली 6 बजे वीडियो आपको सुबह में डलता है, आप किसी समय भी आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सभी स्टेट के लिए है। धन्यवाद।